तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत कुमार आपके अपने चैनल द वे ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो भौतिकी का टॉपिक है और भौतिकी के टॉपिक से हम लोगों ने द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग और गति से क्वेश्चनों को कलेक्ट करने का काम किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, ISPD 9 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन बी, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। यानी साधारण यंत्र का मतलब है कि किसी मशीन के द्वारा जब हम काम करते हैं तो वह किस प्रकार हमारी मदद करता है। तो दोस्तों, जो हम लोग मैनुअली हाथ से काम करेंगे उसमें और जो मशीन के द्वारा काम करेंगे उसमें दोनों में फर्क हो जाएगा, क्योंकि मशीन में कम बल लगा के उतना ही काम किया जा सकता है, जबकि हाथ से मैनुअल पावर ज्यादा यूज किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग में क्या परिवर्तन आएगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उसकी रीडिंग जो है तराजू की वो बढ़ जाएगी। कितना बढ़ेगी उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, जब हम लोग 1 लीटर वायु अपने अंदर इंस्टॉल करते हैं, यानी 1 लीटर वायु अपने अंदर भरते हैं, तो जो वजन में परिवर्तन आ जाता है वो आ जाता है 1.225 ग्राम का। यानी कह सकते हैं कि जब हम लोग 1 लीटर वायु अपने अंदर सांस लेते समय अगर इंस्टॉल करते हैं तो हमारा वजन 1.225 ग्राम बढ़ जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो दोस्तों, सदिश राशि की बात हो रही है। क्योंकि सदिश राशि के बारे में हम लोग जानते हैं कि वैसी राशि जो दिशा के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा भी दिखाता हो, वैसी राशि सदिश राशि कहलाती है। तो इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है पूछ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर विस्थापन की अगर बात करें तो विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों मौजूद है। वेग की बात करें तो वेग भी सदिश राशि है, इसमें भी परिमाण और दिशा है। बल की बात करें तो बल भी सदिश राशि है, लेकिन आयतन की बात करें तो आयतन में केवल और केवल परिमाण है, दिशा इसमें नहीं है। अंततः आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? दोस्तों, इसमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है ये पूछ रहा है, और ये 67वां बीपीएससी में पूछा गया है 2022 में, इसीलिए इस क्वेश्चन को देना बहुत ही जरूरी था। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर इसमें से अगर गति की बात करें तो गति क्या सदिश राशि है? नहीं है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सदिश राशि ये नहीं है। बाकी अगर वेग की बात करें तो वेग है, विस्थापन है और बल आघूर्ण भी है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? इसमें से अदिश राशि कौन है उसके बारे में बात कर रहा है। दोस्तों, जब बात करें बल की तो बल एक सदिश राशि है, हम लोग जानते हैं। वेग की बात करें तो वेग भी एक सदिश राशि है। उसके बाद अगर बात करें दाब की तो दाब क्या है? तो दाब एक अदिश राशि है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। त्वरण भी एक सदिश राशि है, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी, दाब एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, कह रहा है कि संवेग, चूंकि हम लोग जानते हैं कि संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग बराबर हो जाता है द्रव्यमान गुने वेग। अब कह रहा है कि संवेग और वेग के अनुपात, तो इसके अगर संवेग और वेग का अगर हम लोग अनुपात निकाले तो यहाँ पे अगर वेग डाले तो ये वेग से वेग क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो बचेगा क्या? द्रव्यमान। तो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बल का गुणनफल
क्या होता है? तब बल का गुणनफल दोस्तों क्या होता है? चूंकि बल फोर्स बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मास गुने एक्सेलरेशन यानी कि द्रव्यमान गुने त्वरण। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण का। चलिए दोस्तों, ये बीपीएससी का ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, केवल गतिज ऊर्जा होती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा। दोस्तों, बात करें अगर वायु शक्ति की, हवा के द्वारा जो ऊर्जा लिया जाता है जिसे पवन ऊर्जा कहते हैं, जिसको हम लोग पवन ऊर्जा कहते हैं, विंड पावर वायु शक्ति। और यह पवन ऊर्जा के उत्पादन कैसे किया जाता है? तो दोस्तों, हवादार जगहों पर क्या किया जाता है कि पवन चक्की लगा दी जाती है। आप लोग देखे होंगे पवन चक्की लगा दी जाती है, जिसके द्वारा गतिज ऊर्जा का निर्माण होता है। और यह गतिज ऊर्जा, इससे गतिज ऊर्जा का निर्माण होता है और यह गतिज ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है यांत्रिक ऊर्जा में। और इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की सहायता से इसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो ये प्रोसेस पवन चक्की की होती है। अतः वायु शक्ति में कह रहा है कि ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा ऑप्शन में नहीं है, गतिज ऊर्जा ऑप्शन में है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन है गैलीलियो, बी न्यूटन, सी केपलर और डी टालमी, या उपयुक्त कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, गैलीलियो। दोस्तों, गति को सर्वप्रथम जो परिभाषित करने का काम किया था वो एक रेखीय गति को गैलीलियो के द्वारा किया गया था। एक रेखीय गति को गैलीलियो के द्वारा परिभाषित करने का काम किया गया था। उसके बाद अगर बात करें तो न्यूटन साहब ने वस्तु एवं गति का वर्णन करने के लिए गति के नियम को प्रतिपादित किया था। गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन साहब ने उसके बाद किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका पहले नियम को क्या बोला जाता है? तो पहले नियम को बोला जाता है आपके ऑप्शन। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जड़त्व का नियम। जो जड़त्व का नियम है वो न्यूटन के गति के पहले नियम को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके ऑप्शन है स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्वाघूर्ण, द्रव्यमान संरक्षण। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, स्थिरता का जड़त्व। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो जब ट्रेन एकाएक चलती है तो यात्री के शरीर का निचला जो हिस्सा होता है वो गाड़ी के संपर्क में होता है, लेकिन यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ तो चलने लगती है, लेकिन ऊपरी हिस्सा जो है स्थिरता यानी स्थिर रहती है, इस जो विराम अवस्था में बनी रहती है। इसी के लिए वो ऐसा होता है कि यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नंबर 13 कि स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्थित विज्ञान का संबंध ऑप्शन है आपके गतिमान स्थित, विश्राम स्थित, मानसिक स्थित, आंकड़ों का अध्ययन। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्राम का स्थित। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है बर्फ सड़क से सख्त होती है, ऑप्शन बी सड़क बर्फ से सख्त होती है, ऑप्शन सी जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करती है, और ऑप्शन डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है, जिसके कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है, फिसल के गिरने का डर होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दोस्तों, एक प्रभावी कैरियोलिस बल किस कारण होता है? बहुत ही शानदार प्रश्न, और ये आपके 67वें बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया है, तो इसको आपको रट लेना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
कैरियोलिस बल का कि यह क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, पृथ्वी का घूर्णन होता है। कैरियोलिस बल के बारे में बात करें तो पृथ्वी के घूर्णन द्वारा जो लगने वाले बल होते हैं उसे कैरियोलिस बल कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसको अगर देखें तो ये भी पूछा गया है यूपीपीसीएस के एग्जाम में, जो कि चांस है आपके यूपीपीएससी में पूछने के इसी तरह के सवाल का। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बराबर एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बाई टी। यहाँ ए बराबर क्या होता है, तो ए बराबर त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है। v बराबर क्या होता है, तो v बराबर किसी कण का अंतिम वेग होता है, अंतिम वेग होता है। अगर u की बात करें तो u बराबर क्या होता है, तो किसी वेग का प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक वेग होता है। और t बराबर क्या होता है, तो t बराबर हम लोग जानते हैं कि समय होता है। अतः त्वरण बराबर हो जाएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों वॉशिंग मशीन किस कार्य सिद्धांत पर काम करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपकेंद्रन के सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसमें एक बीपीएससी सशक्मा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है अपकेंद्रन से, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अपकेंद्रीय बल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है। तो दोस्तों ऊर्जा संरक्षण से आशय है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। यानी ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही इसको विनाश किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट प्रश्न आज का, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई को मापने वाली इकाई है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने इस सवाल को डिस्कस भी किया था। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दे और कमेंट करके हमें यह जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और इसमें क्वेश्चन का जो समूह था वो आपको कैसा लगा। इसी तरह के वीडियो के लिए आगे भी हमारे चैनल को सपोर्ट करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।